निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड विज्ञान यानी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक देख चुके हैं। आज हम लेसन 14 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा जानते होंगे, आपके घर में बिजली तो होगा ही, वही करंट जिससे आपको करंट लग जाता है, तो उसी के बारे में चर्चा है कि उसके रासायनिक प्रभाव क्या क्या है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक शब्द का यूज किया गया है जिसे हम टेस्टर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है संपरीक्षित। ये शब्द देख के घबराइएगा नहीं, समझिएगा टेस्टर है। और इसमें दो शब्द और यूज किए गए हैं, सुचालक और हिंचालक। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, ये एक टेस्टर है। टेस्टर को जांचना है ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लोहे में अगर इसको बांधा जाता है तो क्या होता है, ये बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर वही जो ये प्लास्टिक का ऊपर में आवरण लगा हुआ है उस पर ये बांधा गया है तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो जब बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब ये हिंचालक है। जो प्लास्टिक है आपका, लकड़ी से भी आपने देखा होगा, लकड़ी में करंट तो आता नहीं है, आपको करंट लगता है। तो जब करंट आपको नहीं लगता है यानी वो हिंचालक है। और अगर आपको करंट लग जाता है, लोहा वगैरह से ट्राई मत कीजिएगा मेरे कहने पर, लेकिन वो क्या है, आपका सुचालक है। आप इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसमें देखा जाए, हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें खत्म करना है आज। हाँ, यहाँ पे चर्चा की गई है इस बल्ब की। तो बल्ब में सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए ये जो बड़ा वाला है ये प्लस है आपका, ये छोटा वाला है माइनस है। यहाँ देखिए ये छोटा है ये माइनस है, ये बड़ा वाला प्लस है। ये एलईडी का है, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब में एक खासियत होता है कि अगर कम भी वोल्टेज हो तो ये जल उठता है। तो ये देखिए ये छोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस। ये बड़ा वाला डंडा है, ये प्लस होगा। चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। संपरीक्षित यानी टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। इन तारों को क्या कहते हैं हम लोग, लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये देखिए बड़े वाले के साथ प्लस के साथ और छोटे वाले के साथ माइनस के साथ जोड़ते हैं। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज चर्चा की गई है, ये मुझे आप प्रयोग करके बता दीजिए। वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ अगर प्रेक्षण करते हैं तो वो हिंचालक है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है या नहीं होता, ये कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर चाहिए। वनस्पति तेल, दूध, शहद और टोटी का पानी भी। टोटी का पानी के बारे में मैं बता देता हूं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए यहाँ पे नींबू का रस चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है या नहीं। जी हाँ, ये दर्शाता है और ये एक अच्छा चालक है यानी सुचालक है। और इसमें अशुद्ध जल के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो अशुद्ध जल जो होता है वो एक हीन चालक है, क्योंकि अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण यह हीन चालक हो जाता है। और उसमें एक और मेन पॉइंट है, तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तड़ित के समय वायु से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं हम लोग। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। ये इसके कारण देखिए यहाँ लिखा गया है। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। यानी आप उसे अच्छे चालक यानी सुचालक कह सकते हैं उसे, तथा हीन चालक कहेंगे, क्योंकि आपने यहां देखा तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे समझिएगा भी कि हीन चालक क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे भी लिखा गया, हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है, लेकिन तड़ित के समय वायु विद्युत द्वारा प्रवाहित हो जाती है। अब इसमें आगे चलते हैं। हाँ, अशुद्ध जल के बारे में जाना कि हमने अशुद्ध जल क्या है, एक हीन चालक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे चालक बनाते हैं इसे, सुचालक। हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। नमक उसमें डाल देंगे अशुद्ध जल में तो क्या हो जाएगा, यह विद्युत का अच्छा चालक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसका विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त
होने के कारण हीन चालक होता है। अशुद्ध जल क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट लिखा गया है, अशुद्ध जल जो होता है वो मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। और जो टोटी का पानी वगैरह जो होता है, जो आप लोग पानी पीते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पानी विद्यमान होती है उसमें खनिज लवण की मात्रा होती है, इसलिए वो क्या होता है, ये जल विद्युत का सुचालक होता है। यूपीटेट में एक प्रश्न भी आया था, उसमें अशुद्ध जल दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि सर अशुद्ध जल हो सकता है, लेकिन पीने वाला पानी अशुद्ध जल नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें खनिज लवणों की मात्रा होती है और वो फायदेमंद होता है मेरे शरीर के लिए, इसलिए ये मात्राएं उसमें होनी चाहिए। इसलिए पीने योग्य पानी जो होता है वही हम पी सकते हैं, वो फायदेमंद भी होगा। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और आगे में ये है आपका एक जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना। यहां पे देखिए इन दो छड़ों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दो छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ें हैं, ये जल है और ये धातु की टोपी है, ऊपर में धातु की टोपी है। धातु की टोपी आपने देखा भी होगा, बैटरी पहले आता था, अभी भी तो आता ही है बैटरी, जो रेडियो वगैरह में लगा के आप गाना वगैरह सुनते थे, तो वो बैटरी आपने देखा होगा, उस ऊपर में ये मिल जाएगा आपको, धातु की टोपी जैसा एक ऊपर में होता था। तो अगर देखा जाए तो यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे आपका प्लस होगा, यहां पे अगर प्लस होगा तो यहां पे ऑक्सीजन गैस निकलती है, यहां पे अगर माइनस होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, माइनस की जगह हाइड्रोजन गैस और यहां प्लस की जगह ऑक्सीजन गैस। याद हो गया, प्लस यानी O2। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैं याद करवा देता हूं। जैसे में हम सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन मतलब प्लस मेरे लिए है, किसके लिए है, मेरे लिए प्लस है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हम लेते हैं मेरे लिए प्लस है, यानी प्लस पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, अब माइनस है तो H2 जाएगा ही, हाइड्रोजन, क्योंकि जलता है वो। तो ये चीज याद रखिएगा, शॉर्ट तरीके से हर चीज याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलस, इनका जन्म कब हुआ था, 1753 से 1815, ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बुलबुले उत्पन्न होते हैं। एक और चीज मैं यहां बता देता हूं कि मान लीजिए जो मिश्रण होता है पानी का, उसमें क्या होता है, H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो वही चीज निकल रहा है यहाँ, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पे बनते हैं, यानी माइनस वाले पे। याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयनों तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। और इसमें जो आगे पॉइंट है ये है, ये मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये आलू है और आलू में एक तरफ प्लस रखा गया, एक तरफ माइनस रखा गया। एक तरफ क्या रखा गया, प्लस रखा गया, एक तरफ माइनस रखा गया। ये पहले कुछ क्रियाकलाप कर रही थी और हुआ ये कि वो इसको छोड़ के चली गई थी। आलू को चेक कर रही थी, चेक क्या कर रही थी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इसका प्रयोग कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, वो छोड़ के कुछ देर के लिए चली गई, आधा घंटा के लिए। तो उसने देखा क्या, धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। क्या बनता है, धन के पास नीला हरा धब्बा बनता है अगर आलू का हम प्रयोग करते हैं तो। आलू की चालकता का परीक्षण करना वो कर रही थी, तब तक उन्होंने देखा क्या कि जो धन टर्मिनल है, धन मतलब प्लस वाला जो है, प्लस में ही चेंजिंग हुआ है। आलू में अगर चेंज करेंगे तो प्लस वाले पे चेंज होगा, वो कैसा बन जाएगा, तो नीला हरा धब्बा बन जाता है, नीला हरा धब्बा बन जाता है। इसके बाद विद्युत लेपन, विद्युत लेपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत लेपन का ये हम पढ़ लेते हैं पहले। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml अशुद्ध जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। देखिए कॉपर सल्फेट उसमें घोलना है। और इसके बाद अधिक चालक बनाने के लिए, अधिक चालक बनाने के लिए, देखिए कॉपर सल्फेट घोल रहा है, अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तनु हम बताएं, तनु और सांद्र, तनु यानी उसमें आपका जल की मात्रा अधिक होगी, तो तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तांबे की प्लेटों को रेग माल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे के प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए, इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाइए। अब यहाँ पे देखिए ये डुबाया गया है और 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। ये देखिए तांबे का प्लेट है और ये भी तांबे का प्लेट है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। और इसको करेंगे जब प्रयोग में तो क्या होगा कि एक तरफ, यहाँ आगे पिक्चर में भी बनाया होगा, नहीं बनाया है, चलिए हम इसको पढ़ देते हैं उसके बाद समझा देते हैं। जब कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। कॉपर तथा सल्फेट में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा यानी बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जिधर ऋण होगा, जिधर माइनस होगा, उसके तरफ आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। उस पर क्या हो जाता है, वो निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर की पूर्ति कैसे होती है, जो ये लिक्विड है देखिए माइनस पे जाके ये क्या हो जाएगा, विचेतित होके इसमें लग जाएगा। और क्या होगा, जो लिक्विड है कॉपर का उसको पढ़ ही लेते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड में जो तांबे की प्लेट से बना है, दूसरे इलेक्ट्रोड में जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को हस्तांतरित होता जाता है। देखिए ये होता क्या है, यहां से जाके माइनस की तरफ ये हस्तांतरित हो जाता है। बस यही विशेष है इसमें। और इसमें आगे देखते हैं, अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है, तो क्रोमियम का लेपन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतने सारे सामानों पे किसका लेपन किया जाता है, क्रोमियम का। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता है, यह खरोचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है, इसलिए हम व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो लास्टली इसे क्या किया जाता है, जो भी वस्तु है सस्ती धातु से उसे बना दिया जाता है, इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। और इसमें आगे है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टीन जो होता है लोहा से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। आगे है, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत का निक्षेपित कर दिया जाता है। यह भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। क्रोमियम देख लीजिएगा किस पे लगता है, इन सारे चीजों पे क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। और इस पे क्या होता है, कोई जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्यों, जंग ना लगे लोहे पे, इसलिए जिंक का परत उस पर निक्षेपित कर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। देखा जाए तो इस लेशन में बस इतना ही था। अब फिर से इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हिमचालक हैं। अगला है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। अगला है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसके बाद आगे है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव तथा के विलयन होते हैं। किसके ये विलयन होते हैं, तो देखा जाए तो ये हो सकते हैं अम्ल के, क्षार के, लवण के विलयन हो सकते हैं। अम्ल, क्षार, लवण तीन होते हैं, तीनों के विलयन हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पे, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पे डैश 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 प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश 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 टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो ये कौन सा होगा आपका, कौन सा, रीढ़, यानी वो रीढ़ की तरफ निक्षेपित हो जाता है, उस पे जाके चिपक जाता है। कहां से लेके जाता है, को दूसरा वाला जो होता है वहां से लेके इस पे जाके निक्षेपित हो जाता है। रीढ़ मतलब क्या समझ रहे हैं, माइनस वाला, यानी
वहां और उसको चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद आगे चलते हैं डी। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। और देखा जाए तो इसमें इस लेशन में क्या है, मुख्य जो मुख्य होगा उसे हम आप देख लेते हैं। इसमें एक और मुख्य पॉइंट था जहां से सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, ये सीटेट में यहां से प्रश्न पूछा गया है। एलईडीज यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यहां देखिए ऐसा लगा है, अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडीज का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडीज एक अच्छा गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नलिकाओं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। लेकिन एलईडी प्रकाश स्रोत महंगे हैं, इसलिए आजकल CFL सनन प्रतिदीप्त लैंप, इसका भी याद कर लीजिएगा, CFL का ये इसका फुल फॉर्म है, को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। अभी ये गायब हो गया है मार्केट से, अभी ये पहले का बुक है इसीलिए ये लिखा हुआ है, लेकिन यहां से सीटेट में प्रश्न अब शुरू होता है, ये पूछा गया है। तथापि CFL में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। CFL में क्या होता है, पारा होता है जो मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यही पूछा गया था कि कौन इसमें ज्यादा यूजफुल है और दोनों में से हम एलईडी का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं। तो वहां पे ऑप्शन ये था कि CFL जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम एलईडी का प्रयोग करते हैं कि वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए फ्यूज हुए CFL अथवा टूटे हुए CFL का निपटान सुरक्षित रूप से करना आवश्यक है। जब प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप एलईडी प्रकाश स्रोत अपेक्षाकृत सस्ते उपलब्ध होने लगेंगे तो यही सबसे अधिक वरीयता प्राप्त प्रकाश स्रोत बन जाएंगे। तो अभी देखा जाए तो केवल एलईडी ही छाया है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं। बस इसमें याद रखिएगा CFL में यही अंतर था, उसमें पारा का प्रयोग होता था और होता क्या था कि वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता था, बस यही पॉइंट पूछा भी गया था। चलिए अगले लेशन पे चलते हैं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी प्राकृतिक जो होती हैं उसके बारे में चर्चा है। और इसमें देखा जाए तो तड़ित है। तड़ित क्या होता है, तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। विशाल स्तर की क्या है, एक विद्युत चिंगारी है तड़ित। इसमें आगे है, ये पढ़ लेते हैं। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटचट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु यह तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। एक और चीज मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जैसे मैं अगर छत पे सोते हैं आप गर्मी के दिनों में, छत पे आप दिन भर मच्छरदानी जो होता है ना उसे छोड़ दीजिए, रात को जब सोने जाइएगा तो उसमें से लगेगा कि बिजली जैसे चमकती है ना, वैसे हल्का हल्का करंट अपने आप दिखाई देगा आपको। कभी प्रैक्टिकल करके गर्मी के दिनों में कीजिएगा, ये चीज मिलेंगे। और आगे जो इसमें है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं और दो चीजें वो भी आवेशित आपके हो जाएंगे। और इसमें देख लीजिए ये इतने सारे प्रयोग करके दिखाए हैं कौन किसको आकर्षित करता है। प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। गुब्बारे के साथ जो प्रयोग है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दो चीज है,
गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। गुब्बारे को किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े से। लिखना है तो लिख लीजिए, गुब्बारे को किससे रगड़ा गया है? ऊनी कपड़े से। और यहां रगड़ा गया है रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। रिफिल को किससे रगड़ रहा है? पॉलीथीन से रगड़िए। और आप देखेंगे कि अगर दो गुब्बारे को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कहेगा कि आप एक साथ मत रहो मेरे साथ, ये दूर भागेगा और ये दूर भागेगा। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों एक ध्रुव, आपको मैंने इससे पहले चुंबक के बारे में बताया था कि जब दोनों समान, यानी ए ध्रुव इधर भी है, ए ध्रुव इधर भी है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, वो धक्का देता है। वही ए बी होता है कि दोनों को आकर्षित करता है, तो ये दोनों में क्या होगा? आकर्षित नहीं होगा। वही अगर रिफिल के साथ रगड़ते हैं तो रिफिल में देखिए, ये रिफिल है, अब इसको लेके जाएंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सारांश देख लेते हैं, वही चीज लिखा होगा। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। देखा आपने, रिफिल भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दोनों समझिएगा, दोनों ध्रुव एक ही हैं तो वो भेजेगा ही। और यहां पे देखा जाए तो एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया? आकर्षित किया। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? धनावेश कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशम से रगड़ने पे कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश क्या है? रेशम से रगड़ने पे कांच की छड़ द्वारा आवेशित आवेश से धनावेश क्या है? आवेशित आवेश धनावेश। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। आगे है, प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए। प्लास्टिक स्ट्रॉ पे क्या होना चाहिए? ऋणावेश होना चाहिए। इसके बाद रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, ये स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब आवेश गति करते हैं तो क्या होती है? विद्युत धारा बनती है। इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी जब हम ऐसा कोई युक्ति तैयार करते हैं जिससे पता चल जाए कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, तो उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भू संपर्कन। जब पृथ्वी में कहां भेजेंगे? भूमि में भेजेंगे, वही भू संकर्षण हो गया। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसे भी देख लेते हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तड़ित से सुरक्षा, कैसे हम सुरक्षा पा सकते हैं? तड़ित से। तड़ित एवं झंझा। झंझा किसे कहते हैं? गरज वाले तूफान कहते हैं। झंझा मतलब गरज वाले तूफान। झंझा यानी गरज वाले तूफान। झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद है कि तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। बाहर खुले में, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। याद रखिएगा, जो लंबा लंबा चीज होता है जैसे बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े ऊंचे स्थान, तो वहां पे आपको नहीं रखना चाहिए। यानी होता क्या है, ऊपर से आएगा तो आप ऊपर ही रहेंगे तो आपको खींच लेगा एक तरह से। इसीलिए समझिएगा, प्रैक्टिकल रूप से समझिए कि अगर हम ऊपर रहेंगे तो बादल से ही आना है तो मेरे सर पे गिर जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम कहीं नीचे में रहें,
देखिए वही चीज इसका आंसर भी होगा। इस शॉर्ट ट्रिक से याद करने का, वैसे खींचिएगा आपको नहीं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। उस समय छाता लेकर नहीं चलना चाहिए। यदि आप वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। देखा आपने, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में है जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर पर खड़े रहें। जमीन पर ना लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। देखिए सिमट के यानी कम स्थान में बैठे कि अगर बिजली बगल में उधर गिर रही है तो आपके पास छिटक के न है, इसलिए कम स्थान पे बैठे। अब वही दलदल होता है तो क्या किया जाता है, वैसे बैठा नहीं जाएगा, नहीं को सीधे अंदर चले जाएंगे। उसके लिए ये होना चाहिए क्या कि आप पूरा शरीर को फैला दें दलदल में, इसमें नहीं। जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन पर सिमटकर नीचे बैठे और हाथों को घुटनों तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, यानी सबसे कम लक्ष्य बन जाएंगे। यही कहना चाहते हैं ये। आगे पढ़ते हैं। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती। इसमें तड़ित चालक के बारे में बताया गया। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक जानते हैं, तड़ित चालक में तड़ित जिसमें जाए, बात सही है, लेकिन इससे होता क्या है, भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए इसका उपयोग हुआ, तांबे की प्लेट है और ये है आपका तड़ित चालक। तड़ित चालक सबसे ऊपर में लग गया है और ये जब ये यहां से आएगा और यहाँ पे अंदर चला जाएगा, ये तांबे की प्लेट होती है, ये तड़ित चालक है आपका। और इसमें आगे पढ़ लेते हैं, भूकंप के बारे में कुछ दिया है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की भी संभावना रहती है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भूकंप वगैरह के बारे में तो जानते ही होंगे, देख लीजिए भूकंप के बारे में। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। भूस्पंदन में वही भूमि कांपती है। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। देखिए यहां पे आपका भूस्पंदन आएगा, भूपर्पटी ये कहते हैं। ये प्रावार है, ये बाह्य कोड है, ये आंतरिक कोड। आंतरिक कोड में सबसे अंदर होगा ये, उसके बाद क्या है, बाह्य क्रोड है, ये प्रवार है, भूपट्टी आएगा तो किस पे आएगा, जो भूकंप होता है तो ये भूपट्टी पे आता है, यानी सबसे बाहरी वाले पे। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। चित्र आप देख लीजिए, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट आ जाएगी तो ये प्लेटें क्या होती हैं, टकरा जाएंगी। ये रगड़ती प्लेटें हैं। और इसके बाद लिखा गया, इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद है, पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभ के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वो प्रश्न होगा आपका ये कि मुझे आप ये बताइए कि भूकंप किसके किसके द्वारा होता है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें लगातार सभी को लिख के। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः यहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भ्रंश शब्द याद रखिएगा। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र भी कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कक्षकारण,
राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ये आपका बना दिया गया पूरा पिक्चर, देख लीजिएगा इसे। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पे व्यक्त किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट में पूछता है इसे कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कहां दर्शाया जा सकता है, कहां व्यक्त किया जाता है। तो ये रिएक्टर जो पैमाना होता है उस पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम कितना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। भुज तथा कश्मीर में आया भूकंपों का परिणाम 7.5 से अधिक था। इसके बाद आगे देखते हैं, कोई ये पूरा संरचना बनाया गया भूकंप लेखी उपकरण का। ये भूकंप का चित्र है, ये जो भूकंप हो रहा है उसका चित्र है। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंपी लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी भूकंपी तरंगे होती हैं, इन तरंगों को किससे रिकॉर्ड करते हैं? भूकंप लेखी तरंगों द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। और ये भी दोनों में अंतर याद रखिएगा। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पे दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाने पे। इसको याद रखिएगा, जो तरंगे होती हैं भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। यह उपकरण मात्र एक कंपनमान क्षण अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन यानी कंपन करने लगता है। इसके कंपनमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा हो रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र इतना में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। तो 15.14 आप देख सकते हैं, ये चित्र का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए अधि केंद्र है, ये पृथ्वी का पृष्ठ है, ये फोकस है, ये है आपका भूकंपी तरंगे। ये पृथ्वी के अंदर का चित्र है और इसमें देखा जाए तो आगे है भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखा जाए तो है उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, मिट्टी और इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। इसमें और भी पॉइंट्स है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। बचाव जो है वो कैसे हो सकता है? यदि आप घर में हो तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। यह भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। इसके बाद आगे है, यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। गति करते हैं तो क्या बनती है? विद्युत धारा। किसी वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके बाद अगला है, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित
नहीं किया जा सकता है। पहला क है आपका प्लास्टिक का पैमाना, आपका ख है तांबे की छड़, आपका ग है फूला हुआ गुब्बारा और घ है ऊनी वस्त्र। तो देखा जाए तो प्लास्टिक का पैमाना हमने यूज किया था, ऊनी वस्त्र यूज भी किया था, फूला हुआ गुब्बारा के बारे में भी पढ़े, लेकिन हमने तांबे का छड़ जो था उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो ये है मेरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथा कपड़ा दोनों धनावेशित कर लेते हैं। ख धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। घ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ख होगा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये ख धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो छड़ जो है यानी जो कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसके बाद फिर ये है ट्रू एंड फॉल्स का, इसे भी देख लेते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं, ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है? तो हाँ, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। अगला है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़िता से सुरक्षा नहीं कर सकता? तो ये आपका गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्या, तड़ित चालक किसी भवन की तड़िता से सुरक्षित कर सकता है। इसके बाद अगला है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? तो ये भी गलत है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रश्न आपके नहीं है और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जल्दी से हमें खत्म करना है। 16, 17, 18 3 लेशन और बचा हुआ। चलिए 16 लेशन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश, प्रकाश में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं। और इसके बारे में तो जानते ही होंगे, परावर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन का, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब किरण, कौन सा किरण? जो लौट जाए, यानी आके टकराए फिर लौटे, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए पिक्चर में कहीं होगा तो हम लोग देख लेंगे। देखिए ये है बीच वाला जो है अभिलंब है, ये जो होगा ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। ये किरण इधर से आ रही है तो इसे आपतित किरण कहेंगे, इधर लौट के जा रही है तो परावर्तित किरण कहेंगे। ये आ से चालू है ना, आ से आपतित किरण या आपतन कोण, ये सब आने वाली है। ये प से, यानी प मतलब लौटने वाली, यानी टकरा के जाने वाले, परावर्तन होके जाने वाले, तो ये परावर्तन कोण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अब बीच में जो लगा है वो अभिलंब है, एक लंब लगा दिए बीच में, बस यही है। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, मतलब दो नियम है, उसे भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये पहला है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। दो नियम है इसके। पहला नियम आपने पढ़ लिया, दोनों बराबर होते हैं कोण। और दूसरा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक सभी तल में होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। देख रहे हैं ये एक तल है, सभी एक ही तल में होते हैं, बस याद रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। जब भी दर्पण में देखिएगा तो आप जब बाल वगैरह झाड़ते हैं तो देखिएगा ये दायां दिखता है, ये बायां दिखता है, बायां वाला दायां दिखता है, दायां वाला बायां दिखता है। तो इसे क्या कहेंगे? इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ये अगला पॉइंट है, जब किसी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको विसरित परावर्तन करते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? वो समझ जाइएगा कि विसरित है, यानी
भेज रहे हैं तो इधर भाग रहा उधर भाग रहा, विस्तृत है, नियमित नहीं है। जब नियमित कब होगा, तो इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। और यहां पे आगे देखा जाए तो अगला पॉइंट है आपका यहां पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दो समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए, एक दूसरे के समकोण बना दिया गया है। आप प्रैक्टिकल एक बार कर लीजिए घर पे, अच्छा रहेगा। समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहे। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच एक सिक्का रखिए, आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यहाँ एक सिक्का रख दीजिए बीच में और उसको देखिए कितने इसके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। 1 दिखाई देता है, 2 दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है, 4 दिखाई देता है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हम चाहेंगे कि आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा को उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, यानी बहुमूर्तिदर्शी, यानी बहुत सारे मूर्ति जब दिखने लगे किसी पिक्चर में, उसी को कह रहा है, बना सकते हैं। ये बनाने का दिया गया है पूरा। इसके बाद नेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कोई ना कोई इससे एक सवाल रहता ही सीटेट में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए बढ़िया तरीके से। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अग्रभाग को क्या कहते हैं, कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशिये की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे एक विशिष्ट रंग प्रदान करती है। कौन रंग प्रदान करती है? परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की चर्चा कर रहे होते हैं, यानी बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। एक तो रंग इसके द्वारा होता है, दूसरा क्या होता है, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी यही नियंत्रित करती है। देखा जाए तो पिक्चर भी पूछा गया था सीटेट में, इसे देख लीजिएगा। प्रकाशिक तंत्रिका ये होता है, रेटिना आपका पीछे में होगा। अगर देखा जाए तो ये आपका कॉर्निया हो गया जो बाहर में है। पछांब पेशी ये हो गया यहाँ पे आपका। परितारिका ये वाला हो गया। लेंस आपका बीच में है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें हमने टिक करके रखा है, दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। दर्पण और जल संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? एक प्रिज्म बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए 7 रंग में दिखाई दे रहा है। यह प्रकाश को उसके रंगों में विभक्त कर देता है, जैसा आपने साथ में अध्ययन किया है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। क्या है ये? प्राकृतिक परिघटना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, पुतली के पीछे एक लेंस होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है। जिस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, स्मरण कीजिए क्लास 7 में क्या आपने पढ़ा था, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं को बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क द्वारा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा ठीक से। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा शालाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु में और चीजें हैं। शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। जहां आपकी तंत्रिका कोशिका नहीं होती इसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है।
ये प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यहां हम पढ़ते हैं आगे। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, यह लगभग 1/16 सेकंड बना रहता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट का। एक प्रश्न सीटेट में कहीं ना कहीं से इसमें पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है आपके रेटिना पर कितने समय के लिए बना रहता है वस्तु को हटा लेने के बाद, तो देखा जाए तो 1/16 सेकंड। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर की गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। ठीक है, जैसे में ये प्रयोग करके देखा गया है, तो ये देखा जाएगा तो क्या होगा, ये पक्षी जो है पिंजरे में दिखाई देंगे आपको। और जो चलचित्र होता है, जो मूवी वगैरह देखते हैं, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये कैसे रन कर रहा है आपके सामने, तो ये होता क्या है, तो हमें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। तो इस प्रकार हम चलचित्र को देख पाते हैं, रन करते हुए, गति करते हुए आराम से मूवी देख पाते हैं। इसके बाद ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितना सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य मानव नेत्र के लिए, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, नेत्र की देखभाल कैसे कर सकते हैं। यदि परामर्श दिया गया है कि उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव अथवा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप पर अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर लाइट टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं। ये पूछा गया अभी प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 18 के लिए। अगर वो लोग काम करेंगे तो मैं भी यहां से प्रश्न उठा सकते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसे क्या करता है, केकड़ा चारों तरफ देख सकता है। केकड़ा आप जानते हैं ना, ये आपको मिल जाएगा जो बरसात होता है उस मौसम में, जो आपके गांव में घर होगा, चाहे खेत वगैरह होंगे, चंवर जहां चिकनी मिट्टी मिलती है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे क्या हो जाता है, पता लग जाता है। अब इसके बाद तितली के बारे में चर्चा किया है। ये तितली का नेत्र है, दोनों देख सकते हैं। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, यानी छोटे नेत्रों से मिलकर प्रतीत होते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको। या केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है, ये भी पीछे देख सकती है। और इसके बाद आगे है, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी चिल गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ उसके रेटिना में बड़ी संख्याओं में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। देखिए, कुछ ही शंकु होते हैं, इसीलिए वो दिन में नहीं देख पाता है। शलाकाएं होती है तो बहुत ज्यादा प्रकाश वो ग्रहण करती हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों के शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। जो दिन में दिखाई जिनको ज्यादा देता है, चाहे दिखाई देता है, तो उनमें क्या होता है, शंकु अधिक होता है और शलाकाएं कम होती है। इसके बाद आगे सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को भी सीधा मत देखिए। ये आंख को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में है। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्रों को बराबर स्वच्छ जल से धोइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी, जो अभी बताया गया कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ना, सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए, ये तो आपको हो जाएगा बीमारी। इसके बाद नेत्रों में अनेक तरह के रोग होते हैं और इसके लिए उन्हें आहार की जरूरत होती है, जिसमें चाहिए उनको विटामिन ए। विटामिन ए युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक
तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ये सारा चीज आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगला है संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशित साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श के ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, श्रवण साधन यानी श्रवण के ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। इसमें आगे देखा जाए तो चक्षु साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिसमें ब्रेन, लेखन, पाटी तथा शलाकाएं सम्मिलित है, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने, देखिए इसमें है क्या, श्रवण मतलब क्या होता है, सुनने वाला, जो भी सुनने वाला का वो। स्पर्श मतलब क्या होता है, उसे टच करने वाला, फर्स्ट वाला केवल याद कर लीजिएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक साधन मतलब क्या, जैसे कंप्यूटर हो गया, सीडी वगैरह हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक है। ये खत्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक साधनों को द्विफेकी लेंस, स्पर्शी लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चौक, बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। इसके बाद आपको ब्रेल पद्धति के बारे में बताया गया। ब्रेल पद्धति के बारे में मैं बता दूं कि लुई ब्रेल जो थी वो स्वयं मतलब वो अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे और उन्होंने ही इसका ब्रेल लिपि का स्टार्टिंग किया। लुई ब्रेल जो स्वयं ही चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। कब उन्होंने प्रकाशित किया ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो 1821 में प्रकाशित किया। और इसमें देखा जाए तो ब्रेल कोड वगैरह होता है, ये जो इंपॉर्टेंट है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न तथा अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्यवहारिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं का ऊर्ध्वाधर व्यक्तियों के दो कक्षों में सुव्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकृत पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। ये बिंदुकृत पैटर्न है। ए में 1 ठो है, सी में कितना है, 2 है, बी में क्या हो जाएगा तो ए यहाँ, बी यहाँ, 2 इधर हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ऐसे ही टी वगैरह करके सब बैठाया गया। CAT कैसे लिखा गया आप देख लीजिए। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक ये इन्होंने लिखा है लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया, स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में इन्होंने लिखा था। एक हेयल ए केलर के बारे में लिखा गया था ये। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विस्तृत परावर्तन खुदरे पृष्ठों से होता है। विस्तृत परावर्तन खुदरे पृष्ठों से होता है और खुदरे पृष्ठों से होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो नियमित नहीं होते, बराबर नहीं होते। जो अगर आपने देखा होगा ये चीज शीशा वगैरह तो उस पर क्या होगा, वो परावर्तन नियमित होगा। परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखा जाए तो यहाँ पे पूछे गए प्रश्न, ये तो आपका परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम तो आपको याद ही होगा। फिल इन दी ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं ताकि भरा जा सके। तो इसमें देखा जाए तो आपका है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितना मीटर दूर खड़ा दिखाई देता है, कितना मीटर दूर दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए तो ये कितना मीटर दूर दिखाई देगा, तो 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर दूर, प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर दिखाई देगा। यानी वो ठीक प्रतिबिंब के कितने दूरी पे बनेगा, 1 मीटर। ये भी 1 मीटर है, वो भी 1 मीटर होगा।
अंदर भी। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश डैश कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश डैश हाथ से छुआ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो दोनों जगह हम बायां भरेंगे। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। ठीक है, इसे बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। और इसके बाद अगला है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? मंद प्रकाश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है। इसके बाद है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाएं की संख्या अपेक्षा शंकुओं की संख्या से क्या होती है? शंकुओं की संख्या से ये कम होती है। शलाकाएं क्या होगी? कम होगी। शंकु का संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। सही विकल्प को इसमें छांटना है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब? सदैव, विशेष दशाओं में कभी कभी, कभी नहीं। अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सदैव। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका होगा आभासी। दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। बिंब के साइज के बराबर होगा, आभासी होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। ये दर्पण के पीछे बनेगा, बिंब के साइज के बराबर होगा, और ये क्या होता है? आभासी होता है। आभासी होगा यानी ये क्या बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि परावर्तित किरण आपतन किरण के 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो देखा जाए तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 का कोण बनाए, यानी पूरा कोण बनाता है, कितना होता है? 90 का कोण बनता है। 90 कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 इसका 45 उसका, दोनों का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, दोनों बराबर होते हैं। आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समानांतर समतल दर्पण पर एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो लगभग अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र ये दिखाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाले परावर्तित किरण बनाइए। तो यहां पे देखा जाए तो आपका ये 30 डिग्री है, और इधर भी देखा जाएगा तो 30 डिग्री होगा, और इसको यहां से मिला दिया जाए, फिर इसको लेके जाया जाए तो यहां बनेगा आपका 60 डिग्री। दोनों 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, और इधर भी आपका 30 डिग्री बनेगा। तो इसे एक बार देख लीजिएगा आप। और इस रिलेशन में आपका इतना ही था। एक विशेष है कि क्या आप जानते हैं हमें, आप तो ये लोग दे सकते हैं अपना आंख, लेकिन किसी भी मनुष्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, जैसे में अगर एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, या सी है, जल भीति है, यानी जल भीति क्या होता है? रेबीज, ल्यूकीमिया है, धनुस्तंभ है जिसे टेटनस कहते हैं, हैजा है, मस्तिष्क शोथ है, से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। इतने सारी बीमारी होंगे तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला लेसन है 17, तारे एवं सौर्य प्रभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इससे भी संबंधित कभी ना कभी एक प्रश्न दे दिया जाता है। बहुत सारे प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं सीटेट में। अगर देखा जाए तो जो पिंड टिमटिमाते नहीं है, मतलब टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाश के बहुत अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्णकलिका चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, उसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं।
इसमें आगे हैं, हम पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। ये दोनों नाम याद रखिएगा। और पहले कब गए? 21 जुलाई 1969 को। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, सूर्य पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी अधिक दूर है। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि अधिक दूरियों को किसमें व्यक्त किया जा सकता है, तो उसे हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसमें अगला पॉइंट है, जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है, जब पहली याद करती है, जब किसी वो चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा घूर्णन करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन पृथ्वी के बारे में नहीं पूछा था। उसने सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो ये लिखा गया है, देखिए पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन घूर्णन करती है, तो ये पृथ्वी करती है। तो वैसा कौन सा है जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं? 2 का नाम लिखना था। इसमें मिल भी जाएगा आज आपको। और इसमें देखा जाए तो आगे तारामंडल किसे कहते हैं? को तारों के समूह को तारामंडल हम लोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्रेट बियर, दूसरा है ओरॉन, तीसरा ये है कैसोपिया, चौथा है लियो मेजर। इसमें देख सकते हैं कलछू जैसा ये बनाया गया है। 4 3 7 है। इसे सप्त भी कहते हैं। सप्त ऋषि देखिए आगे मिल जाएगा आपको। एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा सप्त ऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। ये ध्रुव तारा है आपका, और ये आपका सप्तऋषि तारा को ये ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे के परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्त ऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते। इसके बाद है, गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3-4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थिति भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? तो उसके बाद ये था कि वो लगता है कि चारों तरफ उसका गमन ये करता है सप्तऋषि। इसके बाद अगला है, ओरान एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। याद रखिएगा, ये तारे जितने हैं उसे आप काउंट कर लीजिएगा। इसमें कितने हैं? 7 या 8 है। और में इसमें कितने मिले थे हमें? तो 4 3 7 मिले थे। इसमें कितने हैं? ये तारा याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं। लियो मेजर में कितने दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 है। इसमें कितने हैं? 5 है। और इसमें कितने हैं? अराउंड में आपके 7 या 8 मिल सकते हैं। इसमें 7 है। ये सारे तारे के बारे में भी पूछा हुआ है, कितने तारे हैं उसमें। तो इसमें सप्त ऋषि में को 7 होगा, ये पता है आपको। एरॉन में कितने मिले हमें? एरॉन में मिले 7 अथवा 8। एरॉन को शिकारी भी कहते हैं। एरॉन को क्या कहते हैं? शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं।
इसके बाद अगले चलते हैं कि आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियस, क्या है? सीरियस, सबसे चमकीला तारा सीरियस है। लुब्धक ओरान के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरान के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश दिशा की ओर देखिए। इस रेखा का अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है। ये क्या है? सीरियस है। देखिए ये आपका सीरियस है। ओरान से सीधा दिखाई देगा, वो सीरियस है, पूर्व दिशा की ओर। इसके बाद उत्तरी प्रकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसिपिया है। यह सर्दियों के रात्रि में प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। देखिए ये कैसिओपिया है जो W या M जैसा दिखता है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारे को ही देख पाते हैं। और इसमें अगला पॉइंट है सौर परिवार के बारे में, इसे भी देख लेते हैं। सौर परिवार में कौन कौन से आते हैं? ग्रह आता है, धूमकेतु आता है, क्षुद्र ग्रह आता है तथा उल्काएं आती है। ये नाम याद कर लीजिएगा। ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसका क्रम कैसे बनता है? सूर्य से दूरी से क्रम अगर बनाना हो तो याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आगे याद कीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। शनि मतलब शनि लास्ट में आता है, लास्ट में याद रखिएगा। उसके बाद रवि आता है, रवि में 2 को बांट दीजिए। रवि में यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। 9 सबसे लास्ट में रखिए, 9 यानी नेपच्यून। 9 मतलब नेपच्यून, 2 ना है ना इसमें, इसलिए नेपच्यून सबसे लास्ट में। उससे पहले क्या आएगा? यूरेनस। उससे पहले क्या आएगा? यूरेनस। याद कर लीजिए इसे और देख भी सकते हैं ये किस तरीके से है। नेपच्यून सबसे लास्ट में है, यूरेनस यहाँ है, शनि यहाँ, बृहस्पति यहाँ। ये देखिए, और इसको कैसे याद करेंगे? को ये तो याद है आपको, कैसे याद है? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी याद है। ये मंगल है, ये क्या है? मंगल। पृथ्वी के बाद क्या होगा? मंगल। मंगल, बृहस्पति कैसे याद करेंगे? बृहस्पति सबसे बड़ा नाम है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? यही होगा। बुध सबसे छोटा है, सूर्य के नजदीक है, तो समझिए कि उसे जला के छोटा कर दिया बुध को। नाम भी सबसे छोटा लग रहा है, तो ये क्या है? सबसे छोटा है। मंगल और बृहस्पति को कैसे याद करेंगे? को मंगल पहले होता है, बृहस्पति बाद में होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और बीच में क्या होता है? ये बीच में दिखाई दे रहा है ना, तो बीच में इसके कारण बीच में मंगल और बृहस्पति में कुछ होता है, जिसके कारण मंगल और बृहस्पति एक साथ है। क्या होता है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, वो भी पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट में। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थी। प्लूटो और सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है, प्लूटो को बाहर कर दिया गया। इसके बाद ग्रह के बारे में लिखा गया, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? तारों और ग्रहों में जी हाँ, भेद कर सकते हैं आप। इसके बाद अगला है, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाले समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और इसके बाद अगला है, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को हम उसका घूर्णन काल कहते हैं। ग्रह से घूर्णन, बस वही याद करना है, इसमें याद कर लेना है कि पूरा घूर्णन करने में जितना समय लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। इसके बाद आगे कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह यानी चंद्रमा है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह आपका सूर्य की परिक्रमा करेंगे। और ग्रह का परिक्रमा कौन करता है? को उपग्रह करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं।
अब बुध के बारे में पढ़ लेते हैं। सबके बारे में पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको पढ़ना है। बुध ग्रह सूर्य के से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय के तुरंत पूर्व तथा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास क्या है? अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पे चलते हैं। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी भी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्राय प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। प्रातः तारा, संध्या तारा कौन है? तो आपका शुक्र है। यदि भी यह तारा नहीं है, रात्रि में आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। सूर्य का अपना कोई उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन की गति असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। हमने पूछा था कि कौन घूर्णन करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। कौन करता है? तो शुक्र करता है। एक नाम मिल गया आपका। इसके साथ ही यूरेनस भी मिल जाएगा, यहीं पे बता देता हूं। दूसरा है यूरेनस, यानी शुक्र और यूरेनस जो होते हैं वो कैसे घूर्णन करते हैं? तो ये ठीक उल्टा करते हैं, पृथ्वी का उल्टा, यानी पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं, पूरब से पश्चिम, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये लिख दिया गया है। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें हम पढ़ लेते हैं इसको, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। जीवन पृथ्वी का जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल का उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। इसके बाद आगे है तो इसका एक उपग्रह है चंद्रमा का। इससे पहले उपग्रह में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या है? एक उपग्रह है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि विषुवतीय वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। यह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 3.5 कोण पर झुके हैं। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण पे झुका है। देखिए दोनों को जोड़ा नहीं गया, डबल नहीं किया गया। ये 66.5 है, 66.5 है और ये 23.5 झुके हुए हैं। और देख सकते हैं ये सारा चीज आपको बना के दिखा दिया गया है। इसके बाद चलिए मंगल पे चलते हैं। मंगल क्या है? एक लाल रंग का ग्रह है। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। नाम भी देखिए, सबसे बड़ा है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है और ये 1300 मटर के दाने उसमें समा जाए, इतना बड़ा है। ये चीज दिखाया गया है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी होते हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय होते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसे 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। तो आप इसके 4 बड़े जो चंद्रमा है उसे भी आप देख सकते हैं। बहुत से इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका शनि। शनि के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। किस रंग का है ये? शनि पीला रंग का। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में सबसे अलग बनाते हैं। और इसमें एक छोटा सा विचार है, यदि हम यह कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो वो उसमें तैरने लगेगा। जी हाँ, उसमें वो तैरने लगता है। अद्वितीय बनाते हैं।
यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि में भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों से यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के से भी कम घनत्व है उसका। तो जल से भी कम किसका घनत्व है, तो वो है आपका शनि ग्रह। इसके बाद अगला है यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सौर परिवार के 72वें ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ये पूछा गया प्रश्न है, पहले भी मैंने बताया। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति में समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। यानी ये जब घूर्णन करता है तो ऐसा लगता है लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और इसमें देखा जाए तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। देखिए प्रथम क्या है, 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद बाह्य जो होते हैं वो आते हैं और ये सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। और देखा जाए कि बुध में कोई उपग्रह नहीं, शुक्र में कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी में एक उपग्रह, मंगल में 2 उपग्रह। इसके बाद आगे चलते हैं और बाहरी कक्ष में जो होते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। और इसके बाद अगर आगे देखा जाए इनके चारों ओर वलय निकाय भी हैं। बाह्य ग्रहों में अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं और इसके चारों ओर वलय निकाय भी हैं। जो भी बाह्य ग्रह हैं वो वलय निकाय हैं इसके चारों ओर। इसके बाद देखा जाए तो ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें आता है क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये है आपके क्षुद्र ग्रह। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। बृहस्पति और मंगल के बीच में होते हैं, इसीलिए ये आंतरिक हो जाता है। क्षुद्र ग्रह के कारण ही ये आंतरिक मान लेते हैं और ये जो होंगे वो बाहर के होंगे। यानी मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह आपका है छोटे छोटे। इसके बाद आगे देखा जाए तो धूमकेतु के बारे में दिया गया है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का सदस्य है। ये अत्यंत परवलयीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये देख सकते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो सारा चीज इसमें इंपॉर्टेंट ही है। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने का समय का पता कर सकते हैं। उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित तो होने से पूर्ण ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। भारत में बहुत कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। यह भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। आर्यभट्ट क्या था, भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना 1, इड्यूसैट आदि हैं। चित्र में ये सारा चीज दिखा दिया गया है। इसमें देखा कृत्रिम उपग्रह बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इसका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। तो ये थे इस लेसन में महत्वपूर्ण। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखिए इसमें कौन सा नहीं है उसको आपको टिक करना है। पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है तारामंडल, चौथा है धूमकेतु। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तारामंडल। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो अगर देखा जाए तो बुध, शनि, पृथ्वी तो है ही। सीरियस एक क्या है, वो सूर्य के भांति ही एक तारा है, बहुत चमकीला तारा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है।
चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो आपका क है। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परिवर्तित करता है, यही इसका कारण है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो फिल इन दी ब्लैंक्स है। सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह कौन है? तो आपका क्या है? नेपच्यून है। वर्ण में रक्ताभ मतलब रक्त जैसा दिखने वाला लाल रंग का जो होता है प्रतीत होने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो ग्रह का परिक्रमा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शूटिंग स्टार वास्तव में डैश 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 नहीं है। शूटिंग स्टार वास्तव में क्या नहीं है? को वो तारे नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह डैश 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 तथा डैश डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। को क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इसके बाद आपका यशनों में ये ट्रू एंड फॉल्स है, इसे भी देख लेते हैं। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। ध्रुव तारा जो है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। जी हाँ, बुध जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। जी नहीं, यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह नहीं है। वो आपका ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। उसके बाद इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। जी हाँ, इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। ये थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी पहले 9 थे, अभी 8 हो गए हैं। इसके बाद अगला है ओरन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। तो ये भी आपका गलत है। वो केवल दूरदर्शक द्वारा नहीं देखा जा सकता है, उससे भी देखा जा सकता है, ऐसे भी जनरल रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद आपका मिलाने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। बाह्य ग्रह पूछा गया, तारामंडल पूछा गया, पृथ्वी के उपग्रह पूछा गया। तो पृथ्वी का उपग्रह आप जानते हैं कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है आपका एक ही उपग्रह है। कौन सा आपका? तो वो है चंद्रमा। अगर देखा जाए आंतरिक ग्रह मैं आपको टोटल बता देता हूं। आंतरिक ग्रह आपका क्या होगा? आपका सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। इसके बाद बाह्य ग्रह में कौन कौन आएंगे? तो बाह्य ग्रह में तो कुछ ही लिखे गए हैं, हम बता देते हैं आपको। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बाद आपका है तारामंडल। तारामंडल इसमें कौन कौन है? तो तारों का जो समूह बनाता है उसे तारामंडल कहते हैं। जैसे में सप्तऋषि 7 तारा थे, इसमें ओरान है, ये आपके तारामंडल है। और इसके बाद पृथ्वी के उपग्रह तो आपको बता ही दिए, चंद्रमा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में देख पाएंगे? तो ये होगा आपका पश्चिमी भाग में। इसके बाद आगे बढ़ते, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो ये कौन सा है आपका? तो ये है आपका बृहस्पति। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर इस रिलेशन के। और इसमें ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च एवं 23 सितंबर ऐसे हैं जब सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व दिशाओं में होता है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं? इसे एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो विशेष है मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया था। गैलीलियो ने 1609 में अपना दूरदर्शक बनाया था। और इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। निश्चित ही ये लास्ट लेसन है, वायु तथा जल प्रदूषण। इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि आपको खुद से क्लास 7 का तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं साइंस का ये लास्ट वीडियो बना रहा हूं। क्लास 8 आप लोगों ने कहा था, तो मैं जल्दी जल्दी करके कैसे भी करके आप लोगों को लगातार करके पढ़ा के खत्म कर रहा हूं। ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको क्लास 7 का आपको खुद करना होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। वायु में लगभग देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके कितने हैं? कुछ 0.03 हैं। आर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो आपका है, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं।
पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्व दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। देखिए, अगर अपूर्व दहन होगा, इससे पहले भी मैंने बताया, तो क्या उत्पन्न होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। और ये क्या करती है? रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को क्या करती है? ये घटा देती है। और इसमें देखा जाए तो सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है, यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के लिए हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद आगे है, बहुत से उद्योग की वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करण सलाह सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से, देखिए किसका? कोयला तथा ईंधन के दहन से कहाँ? विद्युत संयंत्रों में सल्फर गैस उत्पन्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह फेफड़ों की अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। बहुत खतरनाक है ये। आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलने के विषय में पढ़ लिया है। इसके बाद अगला है आपका CFC के बारे में चर्चा किया गया है। प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी परत क्षतिग्रस्त होती है? तो ओजोन परत। ये भी कहाँ से ये निकलता है? तो इसके प्रयोग से ये निकलता है CFC। और ये है क्या? पूरा फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFC के स्थान पर हम कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। अभी कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। इसके बाद है, वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर, यानी जो आपका ताजमहल है उसके पर सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषक द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती है। इसके बारे में भी सीटेट में प्रश्न आया है, आगरा के बारे में, यानी ताजमहल के बारे में। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। कौन कौन सा गैस याद रखिएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाते हैं? ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। कौन कौन सा इसमें उपयोग हो रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद है, इसमें अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। इसके बाद देखा जाए तो उद्योगों को CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद देखा जाए तो अगला मेन पॉइंट है, आपने किसी पौधाशाला यानी नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है? तो याद कीजिए कि सूर्य की उष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है। देखिए, सूर्य की उष्मा क्या करती है? घर में प्रवेश कर जाती है पौधा घर में, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यह रुकी हुई उष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करती है। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं और इसमें आगे हैं जिनके कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम हो जाती है।
वनों उन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट रही है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 की संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और इसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसे विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान देती है। CO2 की भली भांति इन्हें पौधा घर गैस से भी कहते हैं। CO2 की भांति इन्हें भी क्या कहते हैं? पौधा घर गैस से कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए एक अनुबंध किया। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कायोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है, इसको भी याद रखिएगा, कायोटो प्रोटोकॉल। ये किसके लिए है? पौधा घर से संबंधित है। वैकल्पिक ईंधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा है। वन महोत्सव के विषय में जानते ही होंगे आप। जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष रोपित किए जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो जल प्रदूषण, तो आप जानते हैं जल में कुछ भी डाल दिया जाए, जैसे विषैले रासायनिक आदि जैसे हानिकारक पदार्थ अगर जल में मिल जाते हैं, वो उसे कहते हैं जल प्रदूषण। इसके बाद देखा जाए तो गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविकाओं के लिए इस पर निर्भर है, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। प्रदूषण के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। ये भी याद रखिएगा, WWF मतलब विश्वव्यापी कोष। इसके बाद है 1985 में इस नदी को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। और इसमें आगे हैं, उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लूओराइड होते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं अविषता उत्पन्न हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा यूज हो रहा है शब्द, नाम आप हमेशा याद रखिएगा, कौन कौन सा यूज हुआ, आर्सेनिक, लीड, फ्लूओराइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो ये देखिए, सूक्ष्म जीव के वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। इसके बाद आगे है, गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है, जो जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधों तथा जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसमें आगे का पॉइंट है, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद जल यानी निरापद पेयजल नहीं मिलता। 25% जनसंख्या को। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रवों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उबालने के जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल की शुद्धिकरण करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है। और इसमें और भी याद रखिएगा, हमें सावधानी रहना चाहिए कि हमें क्लोरीन की गोलियां निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हानिकारक हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीटेट में भी आ चुका है कि हमें किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि वो बेकार नहीं हो। तो उसका सबसे पहले उपयोग करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए, फिर पुनः उपयोग करना चाहिए, फिर पुनः चक्रण करना चाहिए। यानी पहले है RRR का प्रयोग हम कर सकते हैं। बीटेट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 4R का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे RRR दिया गया है। कौन कौन से R हैं? पहला है आपका रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल। तो ये पूछा जा सकता है, क्रम में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है। इसके बाद अगर चलें आगे तो इसमें है आपके प्रश्न उत्तर, इसे हम देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्न आपका एक ही है, निम्नलिखित में से कौन सी
पौधा घर गैस नहीं है? एक ही प्रश्न है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाएगा आपका, मीथेन है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नाइट्रोजन होगा। बहुत सारे बुक्स में आपका सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। तो इस लेशन में बस यही था, और आज हमारा ये लास्ट वीडियो था, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फास्ट लेके चला हूँ और थोड़ा सा थका भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। सुबह में भी मैंने एक वीडियो डाला था, इसके बाद ये था, लेकिन किसी भी तरीके से आज समाप्त करना था, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस लेके आने हैं मुझे। तो अपनी वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ ही मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप क्लास 7 और क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में क्लास 7 खत्म हो जाएगा, या 1.5 दिन में, निश्चित है। नहीं भी पढ़े हैं को 1 से 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लास 6 एक दिन काफ़ी है, क्लास 6 एक दिन काफ़ी है, यानी 2 दिनों में क्लास 6 7 खत्म कर सकते हैं। और आज आपके सामने मैं क्लास 8 क्लोज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं लाइव पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो कितना टाइम लगा? लगभग 1 घंटे 30 मिनट से 50 मिनट लग रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। जबकि मैंने बहुत सारा लेशन, लगभग 5 लेशन आपके सामने मैंने पढ़ा। तो इसी तरीके से पढ़िए, निश्चित ही आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सीटेट में जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।